आज हम बायोलॉजी का क्लास 12 फेडरल बोर्ड का 2019 का पास पेपर सॉल्व करेंगे और इस पेपर का सेक्शन ए सॉल्व किया था हमने अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम सॉल्व करेंगे इसका सेक्शन बी। और सेक्शन बी को अगर हम देखें तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और इसमें से 7 अटेम्प्ट करने हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इनको हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 1 बाय 1 10 के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके आगे से फर्दर 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से अगर हम पार्ट ए की बात करें वो है हाउ डू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल लूज ऑक्सीजन व्हेन दे रीच एट टिश्यू बेड। यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन को किस तरह से लूज करता है जब वो टिश्यू बेड के पास पहुंचता है। तो इसका जो आंसर है वो है द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। द फर्स्ट वे इट डज दिस इज दैट एट हाई कंसेंट्रेशन द कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस पीएच। यानी कि जब हम देखते हैं कि ये जो टिश्यू बेड है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो मिकदार ज्यादा होती है और इस वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। और उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है यानी मिकदार ज्यादा होती है तो उसकी वजह से पीएच कम हो जाती है। फिर हम देख रहे हैं कि द अफिनिटी दैट हीमोग्लोबिन हैज एन ऑक्सीजन इज डिक्रीज्ड व्हेन द pH of the solution is decreased. When the solution is at lower pH, hemoglobin tend to release more oxygen. यानी कि हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके रखता है वो कम हो जाती है जबकि पीएच कम होती है। यानी पीएच के डिक्रीज होने के साथ हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बाइंड करने की अफिनिटी जो है वो कम हो जाती है और जब पीएच कम हो जाती है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी अगर हम देखें तो वो है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो यहाँ पर हम अपने साथ में सामने आंसर देख रहे हैं कि दो डिफरेंसेस हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के। तो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये कि हीमोग्लोबिन के पास 4 चेन्स होती हैं जिसमें से 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स, और ये किसकी चेन्स हैं? प्रोटीन की। इसी तरह से मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन के पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इसी तरह से अब अगर हम सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो वह हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद ब्लड टू होल बॉडी एंड कैरी ऑक्सीजन। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पर मौजूद है? हमारे ब्लड में मौजूद है और ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो रहा है, यानी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाता है। जब हम मायोग्लोबिन को देखते हैं तो मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट ओनली इन मसल सेल्स एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू मसल सेल्स। यानी कि दूसरा डिफरेंस ये है कि मायोग्लोबिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मसल सेल्स में होता है और ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मसल सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ये तो थे दोनों डिफरेंसेस। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज साइनोसाइटिस, गिव इट्स कॉजेज एंड सिम्टम्स। तो यहाँ पर हम अपने सामने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख रहे हैं। सबसे पहले हम इस चीज को आंसर करते हैं कि व्हाट इज साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू लाइनिंग ऑफ साइनसेस। यानी कि हमारे जो फेस वाला रीजन है वहां पर साइनसेस मौजूद होते हैं, एक एरिया मौजूद है, अगर वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए तो उसको कहा जाता है साइनोसाइटिस। हेल्दी साइनसेस आर फिल्ड विद एयर बट व्हेन दे बिकम ब्लॉक्ड एंड फिल्ड विद फ्लूइड। यानी कि हम देखते हैं कि जो नॉर्मल साइनसेस हैं उनके अंदर एयर मौजूद होती है, लेकिन अगर वो ब्लॉक हो जाए और उनमें जो है एयर की जगह फ्लूइड आ जाए तो फिर क्या होगा, जर्म्स कैन ग्रो and cause an infection. Conditions that can cause sinus blockage include, यानी कि हमने देखा कि जब वहां पर एयर की जगह फ्लूइड आ जाता है तो उसमें जर्म्स ग्रो कर सकते हैं, जरासीम वहां पर जो है वो ग्रो कर सकते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। और ये किन किन वजहों से हो सकता है? कॉमन कोल्ड की वजह से हो सकता है, एलर्जिक
राइनाइटिस विच इज स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द नोज, यानी कि जो नोज की लाइनिंग है अगर वो स्वेल कर जाए, फूल जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है। स्मॉल ग्रोथ इन द लाइनिंग ऑफ द नोज कॉल्ड नेजल पोलिप, यानी कि वहां पर जो हमारा नेजल एरिया है वहां पर अगर कोई जो है वो नॉर्मल से हट के ग्रोथ हो जाए किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अ डिराइव्ड सेप्टम, सॉरी डेविएटेड सेप्टम विच इज अ शिफ्ट इन द नेजल कैविटी, यानी कि सेप्टम जो है वो अगर डेविएट किया हुआ हो अपनी जगह से तो उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। साइनोसाइटिस में भी हम देखते हैं कि एक्यूट साइनोसाइटिस हो सकता है या क्रोनिक साइनोसाइटिस हो सकता है। एक्यूट कंडीशंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एक्यूट कंडीशंस होती हैं वो स्वेयर होती हैं और सडन होती हैं, यानी कि अचानक से होती हैं। और जब एक्यूट साइनोसाइटिस की अगर हम सिम्टम्स की बात करें, अलामात की बात करें, तो उसमें हम देख रहे हैं कि फेशियल पेन और प्रेशर फील होगा। इसी तरह से स्टफ जो है वो नोज फील होगा, रनी नोज होगा, यानी नाक से पानी आएगा, लॉस ऑफ स्मेल, स्मेल की जो हिस्स है वो कम होगी, कफ और कंजेशन, खांसी आना शुरू हो जाएगी, जकड़ाव महसूस होगा, बुखार होगा यानी कि फीवर, बैड ब्रेथ, फटीग और डेंटल पेन यानी कि थकावट होगी और दांतों में दर्द भी हो सकता है। क्रोनिक जो सिचुएशन है वो तब कहा जाता है जब हम कहते हैं के लॉन्ग डेवलपिंग सिंड्रोम है, यानी कि क्रोनिक साइनोसाइटिस के सिम्टम्स अब देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो 12 वीक्स या इससे ज़्यादा अरसे के लिए भी हो सकते हैं। और उसमें क्या है, अ फीलिंग ऑफ कंजेशन और फुलनेस इन योर फेस, यानी ऐसे लगेगा कि जैसे जो चेहरा है वहाँ पर जकड़ाव सा महसूस हो रहा है, वो फुल हुआ हुआ है। अ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और नेजल ब्लॉकेज, यानी कि ऐसे लगेगा कि जैसे जो नेजल एरिया है वो ब्लॉक हो गया है। पस इन द नेजल कैविटी, फीवर, रनी नोज और डिसकलर्ड पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, ड्रेनेज, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेजल कैविटी में पस, बुखार या फिर नाक से जो है वो पानी बहना शुरू हो जाएगा। ये सारी की सारी अलामात है क्रोनिक साइनोसाइटिस की। तो ये तो था आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि ह्यूमन नेफ्रॉन हैव एसोसिएशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कैपिलरी बेड, गिव देयर नेम्स एंड लोकेशन इन द किडनी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ह्यूमन नेफ्रॉन जो है उसके साथ जो 3 टाइप्स के कैपिलरी बेड्स हैं उनके नेम्स बताने हैं और साथ में उनकी लोकेशन बतानी है। तो इसका आंसर है ह्यूमन नेफ्रॉन है फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कैपिलरी बेड। फर्स्ट वन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, सेकंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड थर्ड वेजा रेक्टा कैपिलरीज। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की। तो द ग्लोमेरुलस इन विच द कैपिलरीज रन इन पैरेलल इज स्पेशलाइज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है वो ग्लोमेरुलस है, जहाँ पर कैपिलरीज जो है वो पैरेलल में मौजूद है। और ग्लोमेरुलस के फंक्शन को हम देखें तो इसका क्या काम है, फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन का काम है। इट डिफर फ्रॉम ऑल अदर कैपिलरी बेड इन द बॉडी इन दैट it is both fed and drained by arteriole, the efferent arteriole and the efferent arterioles respectively। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कैपिलरीज मौजूद हैं वो बॉडी में मौजूद बाकी तमाम कैपिलरीज से डिफरेंट है। वो इस तरह से क्योंकि यहाँ पर जो कैपिलरी एंटर हो रही है ग्लोमेरुलस में और वहां से जो बाहर आ रही है वो दोनों की दोनों क्या है, वो आर्टीरियोल है। उसमें हम देखते हैं कि क्या है, एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल। The blood pressure in the glomerulus is extraordinary high for the capillary bed। और यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है, क्योंकि दिस हाई ब्लड प्रेशर इजीली फोर्सेस फ्लूइड एंड सॉल्यूट आउट ऑफ द ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। क्योंकि इस ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह से जो इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन का वो होता है और ये जो फ्लूइड है वो फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में। सेकेंड कैपिलरी बेड को देख लेते हैं, वो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज अराइज फ्रॉम द इफरेंट आर्टीरियोल्स ड्रेनिंग द ग्लोमेरुलाई, यानी कि जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो कहाँ से अराइज हो रही हैं, इफरेंट आर्टीरियोल्स से। और इसी तरह से हम देख रहे हैं दीज कैपिलरीज क्लिंग क्लोजली टू एडजेसेंट रेनल ट्यूब्यूल एंड एम्प्टी इनटू नियर बाय वेन्यूल्स। के ये कहाँ पर मौजूद होती हैं, ये जो है करीब करीब मौजूद होती हैं एडजेसेंट रेनल ट्यूब्यूल के।
और साथ में हम देख रहे हैं कि ये अपने आप को एम्प्टी करती हैं, खाली करती हैं, जो इनके पास वेन्यूल्स मौजूद होते हैं वहां पर। They are low pressure porous capillaries that readily absorb solute and water from the tubule cells as these substances are reclaimed from the filtrate. अब यहाँ पर अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो हम देखते हैं कि इधर जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है और ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो पोरस कैपिलरीज हैं, ये एब्जॉर्ब करी हैं सोलूट को और वाटर को। कहाँ से? ट्यूब्यूल सेल से। क्यों? क्योंकि ये वाला जो फिर फिल्ट्रेट है ये वापस भेजा जाता है ब्लड में। अब अगर हम थर्ड कैपिलरी बेड की बात करें तो वो है वेजा रेक्टा कैपिलरीज। द इफरेंट आर्टीरियोल फॉर्म बंडल ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वेसल्स जिन्हें के वेजा रेक्टा कहा जाता है, यानी कि जो इफरेंट आर्टीरियोल है उनसे वेजा रेक्टा कैपिलरीज अराइज होती हैं दैट एक्सटेंड डीप इनटू द मेड्यूला paralleling the longest loops of Henle. The thin-walled vasa recta play an important role in forming concentrated urine. और इनको अगर हम देखें कि कहाँ तक पेनिट्रेट करती हैं तो हम देख रहे हैं कि ये मौजूद होती हैं डीप मेड्यूला में। और ये साथ में हम देखते हैं कि ये थिन वॉल्ड वेसा रेक्टा का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वो होता है कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करने में। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है हाउ एंड व्हेन इज कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ह्यूमन किडनी कब और कैसे कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। तो उसका आंसर है व्हेन देयर इज अ वाटर डेफिसिट इन द बॉडी द किडनी फॉर्म्स अ कंसंट्रेटेड यूरिन बाय कंटिन्यूइंग to excrete solute while increasing water reabsorption and decreasing the volume of urine formed। यानी कि जब बॉडी में वाटर डेफिसिट हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करता है। और साथ में हम देखते हैं कि क्या कर रहा है, एक्सक्रीट करता है सोलूट को ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो और कम से कम यूरिन का वॉल्यूम हो। फिर हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन इज डिपेंडेंट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डर्ट। दिस इज अचीव्ड बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। यानी कि जो कंसंट्रेटेड यूरिन है वो तब बनता है जब वाटर ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो रहा हो, जैसे कि हमने ऊपर बात की। और ये कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन में खास स्ट्रक्चर जिसे कि लूप ऑफ हेनले कहा जाता है और कलेक्टिंग डक्ट, वहां से ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। दिस इज अचीव बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। और ये किस तरह से किया जाता है? जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है इसमें उसे काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कहा जाता है। Due to counter current filtrate moving in the limbs of loop of Henle and the blood moving in the capillaries of vasa recta, water is greatly reabsorbed। इस मैकेनिज्म की वजह से और साथ में हम देखते हैं फिल्ट्रेट जो मूव कर रहा है किस में? लूप ऑफ हेनले में। और साथ में हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो मूव करता है वेजा रेक्टा की कैपिलरीज में। इस वजह से जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है उसकी वजह से ज्यादा वाटर या 99.5% वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो। एज फ्लूइड ट्रेवल अप the ascending limb, sodium chloride is transported actively out of the limb into the surrounding area। हम देखते हैं कि ascending limb में जैसे फ्लूइड अपवर्ड मूव करता है तो सोडियम क्लोराइड जो है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है सराउंडिंग एरिया में। दिस मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय एल्डोस्टेरोन जिसे कि एड्रिनल कॉर्टिकल्स हार्मोन भी कहा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि दिस कॉजेज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन किडनी इंटरस्टिशियम। यानी कि एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन की वजह से हम देखते हैं कि इंटर्न क्या हो रहा है, किडनी का जो इंटरस्टिशियम है वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। एज अ रिजल्ट वाटर पासिस आउट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब बाय ऑस्मोसिस। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज आल्सो प्रोमोटेड बाय एंटी डायरेटिक हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। फिर हम देखते हैं कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहां पर क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। और हम देख रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है वाटर
मस्कुलर की, इसे कौन प्रमोट कर रहा है? एक और हार्मोन जिसे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन कहा जाता है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हार्मोन जैसे कि एल्डोस्टेरोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, और साथ में काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म जो है ये इन्वॉल्व है कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने के लिए। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। क्वेश्चन में हमसे बोन और कार्टिलेज के 3 डिफरेंसेस लिखने को कहा गया है। हमने यहाँ पर अपने सामने 4 डिफरेंसेस लिखे हैं, आप इनमें से कोई से 3 डिफरेंसेस पेपर में लिख सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस अगर हम देखें तो बोन्स आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच आर हार्ड and are helpful in providing protection, shape to the body and make movement possible। यानी कि जो बोन्स हैं, जैसे कि हमें खुद को भी पता है, जो हड्डियां हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना हुआ है, हार्ड होता है, और बोन्स की वजह से हमारे बॉडी को बॉडी में मौजूद ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलती है, बॉडी को शेप मिलती है, और बोन्स की वजह से ही हम मूव कर सकते हैं। अगर हम कार्टिलेज को देखें कि इसका बोन के साथ कैसे डिफरेंस है, तो हम देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये उसकी निस्बत थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। ये जो है ये बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू से, लेकिन ये सॉफ्ट होता है, जैसे कि बोन हार्ड होती है लेकिन कार्टिलेज सॉफ्ट है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एट द जॉइंट, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन वेट बेयरिंग जॉइंट, सपोर्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम देखते हैं कि कहाँ पर मौजूद है, जो हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, वहां पर मौजूद होता है ताकि ये फ्रिक्शन को, रगड़ को कम से कम करे। इसके अलावा शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर भी काम करता है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी हमारा वो जो ट्रैक है जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, उसको सपोर्ट कर रहा है कार्टिलेज। सेकेंड डिफरेंस को हम देख लेते हैं कि बोन सेल्स इंक्लूड ऑस्टियोब्लास्ट जिन्हें के प्रोजेनेटर सेल्स कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट जिन्हें के मैच्योर बोन सेल्स कहा जाता है, एंड ऑस्टियोक्लास्ट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन्स। जबकि हम कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं इट कंप्राइजेस कॉन्ड्रोब्लास्ट, यानी इसके जो प्रिकर्सर सेल्स हैं उन्हें कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट, एंड अ डेंस मैट्रिक्स मेड ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। और इलास्टिक फाइबर की मौजूदगी की वजह से हम देखते हैं कि ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी कार्टिलेज थोड़ी सॉफ्ट होती है। इसी तरह से अब अगर हम बोन की बात करें तो हम देखते हैं कि जो बोन है वो क्या है, हाईली वेस्कुलर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यानी कि जो बोन है उसके पास ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। जबकि अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज को एवेस्कुलर कहा जाता है, लैक ब्लड वेसल्स, यानी इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती। साथ में हम एक और डिफरेंस देख लेते हैं कि बोन्स आर हार्ड ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम इन द मैट्रिक्स। बोन्स जैसे कि हमने सबसे पहले बात की थी कि वो हार्ड होती हैं, वो हार्ड क्यों है, क्योंकि बोन्स में डेपोजिशन है फॉस्फेट, यानी बोन्स के अंदर क्या क्या मौजूद है, फॉस्फेट्स मौजूद हैं, कार्बोनेट्स मौजूद हैं कैल्शियम के। इस तरह से कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट है एक्सेप्ट द कैल्सिफाइड कार्टिलेज, एंड मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो मैट्रिक्स है उसमें क्या मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और शुगर्स मौजूद होते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं बोन और कार्टिलेज के, और ये आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का। और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।